नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता दें, शराब कारोबार से जुड़े 2 बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के शराब कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें शरद रेड्डी, विनोय बाबू आरोपियों के नाम बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ अरविंदो फार्मा कंपनी के प्रमुख है शरद रेड्डी और आरोपियों के नाम करोड़ों रुपए का शराब का कारोबार जो है वो बताया जा रहा है कि दरअसल ये जो आरोपी हैं ये करोड़ों के व्यापारी हैं, शराब का कारोबार ये करते हैं। तो आरोपियों के नाम करोड़ों रुपए की शराब का कारोबार जो है कहा जा रहा है और पिछले लंबे वक्त से ये लोग इस पूरे कारोबार को कर रहे थे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शराब कारोबार से जुड़े 2 बड़े कारोबारी फिलहाल गिरफ्त में आ चुके हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, तो ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। खासकर देखिए, दिल्ली में जिस तरह लगातार शराब नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठाती रही है। हालांकि बाद में शराब नीति को वापस ले लिया गया था, लेकिन इससे जुड़ी राजनीति कभी खत्म नहीं हुई। आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन इस बीच दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। शराब कारोबार से जुड़े 2 बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ये शराब आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरर जुड़े हैं। अली, शराब नीति को लेकर देखिए, राजनीति अपनी जगह, लेकिन गिरफ्तारियों का दौर भी थम नहीं रहा है और 2 बड़े शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल चारुल, आबकारी नीति को लेकर जिस तरह से ईडी द्वारा लगातार कार्रवाई का दौर जारी है, एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले भी कई शराब के बड़े कारोबारियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, उनके घर छापेमारी की गई। लेकिन अब 2 बड़े शराब कारोबारी माने जा रहे हैं कि ये इस पूरे मामले की बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई है। चारुल, अली, जिस तरीके से आरोपियों के नाम करोड़ों रुपए का शराब का कारोबार बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी कारोबार करोड़ों रुपयों तक पहुंच जाता है तो वो 1 या 2 दिन का नहीं होता है। बहुत पहले से पूरी जमीन तैयार की जाती है, उसके बाद में उस कारोबार को अंजाम दिया जाता है। और जब आपको नफा और मुनाफा होने लगे उस कारोबार में, तो समझा जा सकता है कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत है। तो फिलहाल 2 बड़े कारोबारी तक पुलिस के हाथ पहुंचे हैं, ईडी के हाथ पहुंचे हैं। उम्मीद करें कि आगे अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं या कोई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निदा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ये शराब की पूरी इस आबकारी नीति को लेकर ईडी द्वारा छानबीन जारी है, नामजद एफआईआर जो की गई उनसे जुड़े लोगों तक ईडी पहुंची है। और ये 2 बड़े कारोबारी ऐसे कारोबारी माने जा रहे हैं जिनका सीधा लिंक जो है इस पूरे मामले में है। तो इनसे जुड़े तमाम लोगों पे और पूछताछ की जाएगी, इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो जानकारी मिलकर आ रही है वो यही है कि इस पूरे मामले में शराबकारी नीति जुड़े मामले में बड़ी भूमिका निभा रहे थे 2 बड़े कारोबारी, जिन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। अली, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, कैसे ईडी को आखिर ये हिंट मिली, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि अब तक दिल्ली की शराब नीति को लेकर दिल्ली में तो कई जगह छापेमारी हुई, आस पड़ोस के राज्यों में भी हुई, लेकिन अब कनेक्शन जो है वो आप समझिए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक पहुंचना। चारुल, देखिए, ये पहलू दर पहलू जांच जो सीढ़ी आगे बढ़ी है, ईडी ने किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती है। साफ तौर पर तमाम उन लोगों को ही नामजद किया गया जो इस पूरे मामले में सीधे जुड़े हुए हैं। तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा, जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है ईडी द्वारा, कई बड़े और चेहरे, कई बड़े और नामी कारोबारी देश के इस पूरे मामले में आने वाले कुछ समय में इन्वॉल्व हो सकते हैं। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया अली इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 2 बड़े शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि तमिलनाडु से आ रही है। बता दें कि तमिलनाडु से बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एनआईए ने छापेमारी की है और 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 21 जगह पर फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने ये छापेमारी की है। 150 लोगों की टीम ये कार्रवाई कर रही है। तो टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने रेड की है। बड़ी खबर आपको बता दें,
150 लोगों की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एनआईए ने रेड की है। 21 जगह पर एनआईए ने ये रेड की है और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एनआईए ने ये बड़ी रेड की है। हालांकि इसमें क्या निकलकर सामने आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन 21 जगह पर एक साथ एनआईए की रेड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। टेरर फंडिंग मामले में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की पेशी हुई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची हैं जैकलिन फर्नांडिस। तो बता देंगे आपको, जैकलिन की जमानत याचिका पर दरअसल आज सुनवाई होनी है। जैकलिन के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम हो जाता है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ये पेशी होनी है। ईडी ने जैकलिन की अर्जी का दरअसल विरोध किया था, क्योंकि जो भी ईडी की तरफ से अर्जी लगाई गई थी, जो भी कागजात या जो भी याचिकाएं जो भी लगाई गई थी, जैकलिन लगातार उन सब बातों का विरोध कर रही है और लगातार उनकी तरफ से यही जो उनका पक्ष आता है सामने, वो ये कि उनको फंसाया जा रहा है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनका गुनाह कुछ भी नहीं है। लेकिन आज का दिन बेहद खास, क्योंकि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पे जैकलिन जो है वो फिलहाल पहुंच चुकी है और यहीं पर सुनवाई होनी है कि आखिर जैकलिन को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जैकलिन की जमानत याचिका पर आज ये अहम सुनवाई है। बिल्कुल, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस की ये पेशी है। ईडी ने जैकलिन की अर्जी का दरअसल विरोध किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की आज पेशी होनी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है जैकलिन। बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्ट ऑफिसर के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। विशेष निगरानी टीम ने ये छापा मारा है। मुजफ्फरपुर, पटना और सिवान में ये छापेमारी की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार पर कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दरअसल इस पूरी कार्रवाई को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। तो अहम खबर, मुजफ्फरपुर एक जगह है जहां पर भ्रष्ट अफसर के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है। मुजफ्फरपुर, पटना और सिवान में ये छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। तो अहम खबर इस वक्त निबंधन विभाग के एआईजी हैं प्रशांत कुमार, जिन पर यह कार्रवाई हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है, उसी मामले में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है मुजफ्फरपुर, पटना और सिवान में। बिल्कुल, और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हिमाचल, जहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में सरकारें 5 वर्ष के बाद बदल दी जाती हैं और इसका इम्पैक्ट हमने देखा। सरकार का मतलब 5 साल जनमानस में भी, अधिकारियों में भी, कर्मचारियों में भी और सब लोगों में इस प्रकार से, और खासतौर से उसमें मीडिया में भी इस प्रकार का एक कि सरकार तो बदल गई है। 5 साल का कार्यकाल, यानी कि सरकार का मतलब 5 साल। जब इस चुनाव में जाने से पहले हम कुछ बिंदुओं को लेकर के विचार कर रहे थे, मेरे मन में एक विषय आया कि हर बार हम चुनाव के दिनों में, जब हमारा विधानसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में हम अपनी एक बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और विपक्ष वाले बोलते हैं कि हम बनाएंगे। इन 2 चीजों पर ही चुनाव होता है। हमने कहा इससे हट करके कुछ क्या किया जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है। उस दृष्टि से हमने 2 चीजों को लेकर के अपनी बात कही कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में अब की बात हम रिवाज बदलेंगे और इस रिवाज का शब्द का जो है वो बहुत इस चुनाव में बहुत, मैं देखता हूं ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो एक बुजुर्ग जो है, जो बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से उतनी जानकारी नहीं रखता है, लेकिन उसके दिमाग में भी ये बात बैठ गई कि रिवाज बदलना है।
और रिवाज बदलने से मेरा अभिप्राय यह है कि पिछले लंबे अरसे से आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में परिस्थिति इस प्रकार की हुई है कि जहां भी चुनाव हुए हैं भाजपा की सरकारें बन रही है अधिकांश राज्यों में। जहां भाजपा की सरकारें नहीं थी वहां भाजपा की सरकारें बनी। जहां भाजपा की सरकारें बनती थी और 5 वर्ष के बाद फिर रिपीट नहीं हो पाती थी वहां रिपीट हुई। और इस तरह से जैसे हमारे उत्तराखंड, हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी लगभग इसी तरह की परिस्थिति थी कि एक रिवाज बन गया था हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों को देखने के पश्चात हमने एक शब्द का ये जिक्र किया, रिवाज बदलेंगे। तो जहां पूरे देश में रिवाज बदला है तो हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार रिवाज बदलेंगे। इस नारे के साथ हम चुनाव में गए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसका असर हुआ है। हमारा विपक्ष इस नारे के कारण विचलित भी हुई है और इसलिए इस नारे को तोड़ने के लिए, काटने के लिए उन्हें कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वो लोग बारी के हिसाब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हमने यही बात की कि बारी का रिवाज खत्म हो गया। और जहां तक इस चुनाव में अब की बार आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृहमंत्री जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री जी के साथ साथ में हमारे और भी बहुत सारे नेता जिसमें स्मृति ईरानी, सब लोगों ने चुनाव प्रचार में से हिस्सा लिया। और बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी चुनाव प्रचार में बहुत सक्रिय और बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हुए अपना योगदान दिया है। उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आज भी उनकी 4 सभाएं, इस बात को आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चुनाव का प्रचार का अभियान आगे बढ़ता गया, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती हुई जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और जो अभी तक जो असेसमेंट, जो आकलन, जो सर्वे के माध्यम से, विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से सुनने को और देखने को मिले आप सबको और हम सबको, सभी सर्वे में एक चीज तो तय हुई है कि निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है। सर्वे एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, सभी गलत होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। और खासतौर से जिन मुद्दों को लेकर के अब की बार हमने चुनाव में ये अपनी बात कही, जो हमने काम किया हिमाचल प्रदेश में, उन तमाम मुद्दों को हमने आप सबके साथ हमेशा साझा किया है। आप लोगों ने उसको प्रमुखता के साथ कवर भी किया है अलग अलग समय में। लेकिन विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात जिस प्रकार से हमारी कैंपेन एकदम उठी है, और उसकी वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है।
और जिसको हम कहने पे हम कहें वो व्यवहार में है। चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए इन 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने जो सौगातें दी हैं, जिसमें लगभग 10,500 करोड़ रुपए के हमारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने दिए हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। जहां हिमाचल प्रदेश को एक वक्त था जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बाहर कर दिया गया था, 60-40 के रेशो में हिमाचल प्रदेश को डेवलपमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। वहां 60-40 से आगे बढ़ा करके स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो दर्जा था उसको रिस्टोर किया गया, जिसमें 90-10 किया गया, 90% केंद्र, 10% प्रदेश सरकार।